छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल पूरे किए दिसंबर 2025 में, तब हमने ये विचार बनाया कि पूर्ववर्ती सरकार जो 5 साल तक भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चली और अब की यह सरकार जिसके तहत 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और यह समीक्षा स्टूडियो में बैठकर नहीं, राजधानी में बैठकर नहीं, बल्कि हर जिले में जाकर करनी चाहिए। इसी के तहत हमने जनवरी 2026 से सबसे पहले कोरबा से ये आयोजन का सिलसिला शुरू किया और पूरे प्रदेश में घूमते हुए हम इस 27वें आयोजन के क्रम में कोंडागांव में हैं। कोंडागांव क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा होंगे, पर पहले चरण में हमारे साथ सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण शख्स जो इस अंचल की पहचान है, हमारे साथ इस समय मंच पर हैं। मेरी दाईं ओर वह शख्स मौजूद है जिसने अपने कला के माध्यम से उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जो कोंडागांव की पहचान रही। शिल्प कला के क्षेत्र में, खासतौर पर डोगरा आर्ट के संदर्भ में, टेराकोटा के क्षेत्र में, बांस शिल्प के संदर्भ में कोंडागांव एक अलग पहचान रखता है। छत्तीसगढ़ को जिस कला के लिए सम्मानित निगाहों से देखा जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कोंडागांव में मौजूद हैं। और उस काम को नई ख्याति, नई ऊंचाई जिन्होंने दी है, वो पंजूलाल जी सागर हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां पंजूलाल जी के लिए। जब हम स्कूली जीवन में थे तो समय किताबों में पढ़ा करते थे कि धान का कटोरा किसे कहते हैं, वो पहचान छत्तीसगढ़ के रूप में बताई जाती थी। उस धान के कटोरे को समृद्धि के कटोरे में बदलने का काम जो लोग करते हैं, उनको हम राइस मिलर्स के तौर पर जानते हैं। उस राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश गोलछा जी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हरीश गोलछा जी के लिए भी। और कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो और कोई भी जिला हो, उसके विकास के पैमाने में सबसे आधारभूत कसौटी जिस क्षेत्र में परखी जाती है वो होता है शिक्षा का क्षेत्र। शैक्षणिक दृष्टि से जिला कहां खड़ा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कोंडागांव को शैक्षणिक दृष्टि से एक मजबूत बुनियाद दिलाने का काम जो शख्स कर रहा है वह वसंत पारेख जी हैं, डायरेक्टर हैं आदिश्वर पब्लिक स्कूल के। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां वसंत पारेख जी के लिए भी। और चर्चा की शुरुआत हम वसंत पारेख जी से करते हैं। पारेख साहब, नया प्रदेश के अंतर्गत नया जिला कोंडागांव, तकरीबन फिर भी 14 साल हो ही गए। तो कोंडागांव इतने में खुश है कि हम जिला हो लिए, या कोंडागांव जिला होने के बाद ऐसा कुछ हो पाया है जिससे आपको लगता है कि जिला नहीं हुआ होता तो ऐसा ना होता? सबसे पहले तो मैं आईएनएच को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें इस मंच में बुलाया। हिमांशु जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जिला बनने के बाद, जिला गठन के बाद जो कोंडागांव को, विशेषकर कोंडागांव जिले को जो एजुकेशन में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी चीजें मिली और सरकार इस पे निश्चित बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। आत्मानंद स्कूल कांग्रेस ने दिया, उसके बाद सारे स्कूलों का जीर्णोद्धार हुआ। बहुत सारे स्कूल आज की डेट में अपडेट हो रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही है सरकार। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसी के साथ साथ हम जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं वो भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। निश्चित कुछ तकलीफें हैं प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि कंपटीशन हमारा अब प्राइवेट से नहीं है, अब सरकार से कंपटीशन है और हमको उनसे बेहतर देना रहता है। हमेशा ये हमारी सोच रहती है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारा कंपटीशन सरकारी स्कूल से है। तो क्या गुणवत्ता के स्तर पर सरकारी स्कूल इस स्तर में पहुंच गए हैं कि प्राइवेट स्कूल अपने आप को खतरा महसूस करने लगे? नहीं, खतरा तो नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जहां प्रतिस्पर्धा होती है वहां निश्चित विकास होता है और प्रतिस्पर्धा में सरकार। आप तो हमें बिल्कुल ही उल्टी बात बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों के संदर्भ में तो धारणा यह बनती है कि पहले तो भवन ही हो जाए, उनके पास ढंग का भवन हो जाए तो ढंग का फर्नीचर हो जाए। ये दोनों ढंग के हो भी गए तो पढ़ाने के लिए टीचर मिल जाए।
एक स्कूल में एक टीचर के भरोसे की कहानियां छापते छापते हमारी उंगलियां दुखने लगी हैं। और ऐसे में कोंडा गांव में हम जब बैठे हैं तो आदेश्वर पब्लिक स्कूल के संचालक माननीय पारेख साहब इस बात से परेशान हैं, कहीं ना कहीं अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल कंपटीशन दे रहे हैं। थोड़ा हमें समझना है कि यह हालत तो हमें रायपुर में भी देखने को नहीं मिलती। ये कोंडा गांव में सरकारी स्कूल इतना बेहतर कैसे कर ले रहे भाई? हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जितने स्कूल्स हैं, खासकर जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और आत्मानंद, जो कोंडा गांव शहर की स्कूल है, देखिए गांव के अंदर की कुछ स्कूलें हो सकती है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शहर की जितनी स्कूलें आज तक हम जो देख रहे हैं बड़े अच्छे रूप पे चल रही है और वहां के शिक्षक भी मतलब भरपूर हैं। तो मेरा मतलब आपका आशय ये है कि जब सरकारी स्कूल भी इतने अच्छे बन गए तो अब ज्यादा फीस देकर बच्चे आपके यहाँ पढ़ने के लिए क्यों आए, ये संकट आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को अगर उससे अच्छा चीज चाहिए तो निश्चित वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जाते हैं। और मैं तो सरकार से चाहूंगा कि और अच्छा बनाने के लिए सरकार सारे स्कूलों को पीपीपी मोड पे कर ले। टीचर जो है वो सरकार की हो, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर का हो, तो जो सोपान सरकार तय कर रही है मैं कहूंगा कि उससे और आगे बढ़ सकते हैं। पारेख साहब, आप कहीं ना कहीं उलझ गए लगता है हमारे सवाल के चक्कर में। हमने ये जानना चाहा कि क्या कोंडा गांव के जो सरकारी स्कूल हैं वो गुणवत्ता के मामले में तो बहुत अच्छे हैं, आप ये समझा रहे हैं हमें, और तय बात है निजी स्कूलों के मुकाबले तो उनकी फीस बहुत कम होती है, इसलिए कोंडा गांव में निजी स्कूलों को काम करना बहुत भारी पड़ रहा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ समझ सकते हैं, लेकिन तो पारेख साहब की अपनी परेशानी है। बाकी जगह पर दिक्कत ये आती थी कि स्कूल अच्छे नहीं है। कोंडा गांव में एक अलग कहानी है। निजी स्कूल संचालक पारेख जी ये बता रहे हैं यहाँ सरकारी स्कूल कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, इसलिए हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर अगर जिले में ये स्थिति है तो ये तो सराहना की बात है कि लोगों को अच्छी शिक्षा कम कीमत पर मिल पा रही है। लेकिन मैं गुलशन साहब आपके पास आता हूं, आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं क्या जो पारेख साहब का है? जी जी, आप आगे बढ़े, वो हो जाएगा शुरू। जी, सबसे पहले धन्यवाद। हमारा दर्द इनसे अलग नहीं है। जी, मैं जिस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, जी, ये आज से नहीं, काफी जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से हमारे यहाँ, मध्य प्रदेश था तब से ये नीति लागू है धान की कस्टम मिलिंग की। और मुख्यतः वर्तमान में कस्टम मिलिंग का कार्य ही पूरे देश में हर सरकार, हर प्रदेश की राइस मिलें मुख्य कार्य ये इसी का करवाती हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से सभी राज्यों में सरकार की जो एक योजना है पीडीएस की, जी, जिससे चावल मुफ्त वितरण किया जाता है, वो चलती है। हो क्या रहा है कि सरकार ने योजनाएं अच्छी बनाती है, जी, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन क्रियान्वयन उसका सही ढंग से नहीं हो पाता। पैडी परचेज हो जाती है लेकिन उसकी मिलिंग समय पे नहीं होती। खरीफ में जो धान खरीदा जाता है समर्थन मूल्य में, वह धान खरीफ के बाद गर्मी भी देख लेता है, बरसात भी देख लेता है और फिर अगली ठंड भी देख लेता है, उसका चावल नहीं जा पाता। राइस मिलर के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी यही है, चावल का नहीं जा पाना। जी, चावल नहीं जाने से राइस मिलर पे आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि समय पे चावल जमा नहीं होगा, समय पे भुगतान नहीं मिलता और वो प्रक्रिया आगे बढ़ते रहती है। तो मेरा यही निवेदन है, और ये पूरे राज्य में लगभग यही स्थिति है, हमारे जिले की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ के सभी जिले में यही स्थिति है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आप राइस मिलर्स को यदि धान दे रहे हैं तो उनका चावल शीघ्र से शीघ्र जमा करवाया जाए। अच्छा, एक बात बताओ गुलशन साहब, ये राइस मिलर सरकार के लिए समस्या है या सरकार राइस मिलर्स के लिए समस्या है? समस्याएं दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है जी, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं।
नहीं, ये तो सिद्धांत की बात हो गई। नहीं नहीं, सरकार व्यवहार में क्या है? व्यवहार में समस्या नहीं है। राइस मिलर न सरकार के लिए समस्या है, न सरकार राइस मिलर के लिए समस्या है। समस्या यह है कि यदि जो नीति है उसका सही समय पर यदि पूर्ण हो जाए तो कोई किसी के लिए समस्या नहीं है। आप तो ये बताओ, राइस मिलर मजे मार रहे हैं या परेशान रह रहे हैं? परेशान है साहब। अच्छा, तो एक बात बताओ गुलशन साहब जी, जब राइस मिलर इतने परेशान हैं तो हम जहां पर भी जाते हैं वो पता करते हैं, जिसके पास एक राइस मिल थी वो परेशान होते होते 2 राइस मिल का मालिक हुआ जा रहा है। आप बिल्कुल दो राइस मिल वाला 4 राइस मिल का मालिक हुआ जा रहा है। जब परेशानी है इस धंधे में तो ये धंधा लगातार लोग बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है कि कुछ जिलों में ये स्थिति है कि वहां पे राइस मिल जिनके पास एक है वो 2 कर लिया। आज भी ऐसे राइस मिलर हैं कि जो 40 साल से एक मिल चला रहे वो 1 की 2 नहीं कर पाए जी। ऐसे भी राइस मिलर हैं जी। होता क्या है कि कई जगह सब्सिडी का लालच जो गवर्नमेंट देती है जी, सब्सिडी, और आपके दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। मान लो परिवार बढ़ रहा है, व्यापार करना है, तो भाई चल एक राइस मिल डाल दे, तू बच्चा उसको बैठा लिया। अरे व्यापार है, वो व्यापार में परिवार अगर बढ़ रहा है तो जिसमें घाटा हो रहा है उस काम को थोड़ी बढ़ाया जाता है। नहीं, जिसमें नफा होता है वही काम बढ़ाया जाता है ना। होता क्या है सर, आप बताइए कि बच्चा जिस फील्ड में देखता है बड़ों को जी, उसी फील्ड में आगे जाना चाहता है जैसा उसको मिलता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जहां बच्चा लाइन चेंज करता है। अच्छा एक बात बताओ गुलशन साहब, बच्चा तो ये देख रहा है ना कि उसका परिवार में लोग मजे किस में कर रहे हैं, बच्चा तो उसी तरफ जाना चाहेगा ना। अगर परेशान हो रहे हैं तो बच्चा उसी लाइन में क्यों जाना चाहता है? नहीं, परेशान इसलिए हो रहे हैं कि समय पे भुगतान नहीं होता जी। परेशानी का, बाकी और कोई समस्या नहीं है राइस मिल चलाने में। जी कार्य समय पर पूर्ण होने से समय पर भुगतान नहीं मिलता जी, सबसे बड़ी समस्या ये है। बाकी व्यापार में कोई समस्या नहीं है। पर कोंडा गांव में धान के उपार्जन के संदर्भ में, धान के उत्पादन के संदर्भ में क्या स्थिति है? जिला बनने के बाद यहाँ पे धान की पैदावार की क्या स्थिति है? निश्चित ही धान का उपार्जन यहाँ पर बहुत आगे हुआ है जी। मतलब जहां पहले यहाँ पे सरकारी खरीदी 5-6 लाख क्विंटल होती थी, आज की स्थिति में 32 से 35 लाख क्विंटल की खरीदी हो रही है। तो ये उत्पादन बढ़ने से ही खरीदी बढ़ी है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिले में उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। तो जिले में उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। गुलशन साहब से हम थोड़े अलग बात भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ में बहुत महत्वपूर्ण शख्स जो हैं वो पंजूराम जी हैं। पंजूराम जी अपना माइक अगर आप लेंगे तो पंजूराम जी, आप तो उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं जो कला से जुड़ा हुआ है। आप माइक टेस्ट करें। हेलो, हाँ चलो ठीक। तो पंजूराम जी, आपसे जानना ही चाहूंगा कि आपने जीवन के इतने साल इस कला में लगा दिए, आज जब आप यहां पर मौजूद हैं तो इस बात से प्रसन्न है कि आपने इस क्षेत्र में काम किया, या इस बात की खिन्नता है कि जीवन में और कुछ बहुत अच्छा कर सकता था, ये कहां मैं इस काम में फंस गया? बहुत बहुत धन्यवाद हरिभूमि, और इस संवाद में मुझे पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। सर, मैं इस काम को, आज मेरी उम्र 65 से ऊपर हो गई है और मैं अपनी परंपरा, अपने पैतृक इस कला से जुड़ा हुआ हूं जी। और आज मैं कई अवार्ड इस क्षेत्र में मुझे मिला, नेशनल, स्टेट और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मैंने लिया, और कुल 11 देशों का मुझे भ्रमण करने का भी अवसर दिया गया। मैं एक किसी पार्टी से संबंध तो नहीं है मेरा, मैं एक कलाकार के रूप में, और मैं आपसे अपनी बात रखूंगा जी कि आज कोंडागांव को शिल्प नगरी के नाम से आज जाना जाता है, पर
पिछले बहुत साल पहले 2001 से जो बनी थी, उस समय तो जैसे जोगी जी रहे हैं तो उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों को ध्यान दिया। उसके बाद पिछले 5-7 साल से हमें ऐसा महसूस होता है, मेरे चाहे वो बेल मेटल के हों, चाहे रॉट आयरन के हों, या कुम्हारी कला हो या बांस के हों, हमारा एक बोर्ड बना हुआ है रायपुर में जी, हस्तशिल्प विकास बोर्ड। विकास बोर्ड सुनने के लिए ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए ही वो बना हुआ है जी, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम बिना माँ बाप के मेरे कलाकार यहाँ पर हैं जी, क्योंकि हमारी कहीं पूछ परख नहीं हो रही है। जी, पिछले सरकार ने 1 करोड़ रुपए का उन्होंने योगदान किया था, जी, लेकिन वो इस तरह का वो 1 करोड़ रुपया का क्या हुआ, क्या किया गया, इसका अभी तक कोई हिसाब ही नहीं है जी, और वो हिसाब तब होता कि मैं अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूं कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड का गठन होता, जी, उसके मेंबर होते, उसमें जो नीतियां बनती तो जरूर ही उन नीतियों का कलाकारों के ऊपर उसका फायदा जरूर दिखता। लेकिन पिछले समय से अभी तक वो बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ है। जी, एक अध्यक्ष हमको बताया जाता है कि वो फलाना पार्टी से वो अध्यक्ष बन गए हैं, पर वो अध्यक्ष बिना किसी मेंबर के बने हैं, ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। जी, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी बोर्ड में अभी तक बोर्ड की संख्या नहीं है, केवल अध्यक्ष ही उस बोर्ड को संचालन कर रहे हैं और ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष बन जाते हैं जिनको कोई भी अनुभव इस कला के क्षेत्र में नहीं होता। ये मेरा अनुभव मैंने मिला है, इतने सालों से देख रहा है, तो मुझे इस बात की दुख होता है कि हमको बिना माँ बाप के टाइप का छोड़ दिया गया है, जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा बिजनेस गवर्नमेंट करती है, फिर भी उसके एवज में कुछ तो ध्यान देना था। ये मेरी शिकायत भी रही होगी अभी शासन में। सर बजूराम जी, जो मेरा सवाल था, हाँ उस सवाल का उत्तर चाहिए। जब आपने अपने जीवन के 65 साल पूरे कर लिए, जी, पैतृक कला में अपना जीवन खपा दिया, तो आज उम्र के इस मुकाम पर क्या महसूस करते हैं? कोई और काम कर लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता, या काम तो यही बेहतर रहा? सर मैं तो जुनूनी कलाकार ही हूं और मेरे खुद में भी कला है, क्योंकि मैं ऐसे तौर में मैं गवर्नमेंट जॉब में भी शौक से गया, सेंट्रल डिपार्टमेंट, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं समाज का जी, तो मुझे अंदर अंदर ऐसा लगा कि नहीं, मेरी कलाकार करना चाहिए, क्योंकि मैं रेडियो कलाकार भी था, साहित्य कलाकार भी रहा है, पेंटर भी रहा हूं और ये पारंपरिक मेरी काम रही, तो मेरे को नौकरी में मन नहीं लगा। और माँ बाप का भी हमारे ट्राइबल में यही है कि बेटा अकेला होगा तो दूर न रहे, तो मुझे कहीं जाने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, साथ में रहा और मैं मन से कोई भी काम करता हूं और आज तक उसी लगन से कर रहा हूं। पैसा है कि नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जुनूनी वो रहता है कि पैसा है कि नहीं है आपके पास? अब वो तो जी तो रहे हैं, कोई बात नहीं है, जी रहे हैं, क्योंकि मैं एक किसान भी हूं 10 एकड़ का, तो इधर उधर से हो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए था, हम लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए था शासन से, वो नहीं मिला है। इस तो पंजूराम जी से हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस बीच में हमारे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और इस क्षेत्र का जिन्होंने 10 साल तक प्रतिनिधित्व किया, इस क्षेत्र के विधायक सम्माननीय मोहन मरकाम जी का हमारे सदन में आगमन हुआ। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मोहन मरकाम जी के सम्मान में। तो पंजूराम जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जी। क्या देखते हैं आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं, आने वाले समय लोग हैं, वो इस कला को सहेजने, इस कला में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, या आपको लगता है कि कला अब खतरे में है? इस संदर्भ में क्या देख रहे हैं? नई पीढ़ी का संदर्भ में अनुभव आपका क्या आ रहा है? सर अभी की जो रॉ मटेरियल का जो भाव बढ़ रहे हैं, उस आधार में तो छोटे पूंजी में ये काम करना संभव नहीं लगता, क्योंकि जहां 300-400 रुपए में मिलता था, 500 तक लास्ट था, अभी 900 रुपए हो गया है। तो
और छोटे कलाकार को किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तभी वो ये काम जिंदा रहेगा, वरना इंडिविजुअली जो है व्यक्तिगत रूप से कलाकार काम नहीं कर पाएगा। और उसके मार्केटिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केटिंग जो है गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। जैसे विकास बोर्ड बना है, वो क्या है, आज 5 साल से पहले से जो रेट तैयार किया है उसी रेट में वो ले रहा है, तो वो कहां से जिंदा रहेगा? तो कलाकार दुखी है। जैसे मैं उनका प्रतिनिधित्व हूं, मैं जान रहा हूं कितने कलाकार को मैं रोजगार दे पा रहा हूं, और बाकी लोग परेशान हैं, उस बात को मैं जान रहा हूं। सर, तो मंजूराम जी, आने वाले समय को लेकर बहुत उम्मीद नहीं देख पा रहे जी, लेकिन जो हमारे साथ में पारेख साहब हैं उनसे थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं। तो पारेख साहब, स्कूल में तो बड़ी चुनौतीपूर्ण हालात हैं, पर स्कूली शिक्षा ही एक जिले की पहचान नहीं होती। उच्च शिक्षा में कोंडागांव की क्या स्थिति है? रायपुर की ओर ही देखते हैं या कोंडागांव का बच्चा कोंडागांव में ही अगर उच्च शिक्षा लेना चाहे तो विकल्प सारे मौजूद हैं? नहीं, विकल्प तो सिर्फ एक ही है कोंडागांव में, और अगर उसको हायर एजुकेशन लेना है तो रायपुर की ओर ही देखना है उसे, और रायपुर राजधानी में जाके उसको पढ़ाई करना है। और यहाँ के जो गरीब आदिवासी बच्चे हैं हमारे क्षेत्र के, उनको बड़ा तकलीफ होता है शहर में जाकर रहने में, क्योंकि शहर बड़ा एक्सपेंसिव होता है, इस कारण से वहां पे तकलीफ होता है। और रही सवाल स्कूलिंग की बात, तो स्कूलिंग यहाँ पे सरकार ने जब से सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आई है तब से स्कूलें अच्छी है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है, जो भी संचालन हो रहा है, उसमें नगण्य रूप से पढ़ाई हो रही है, समझ सकते हैं। अरे अभी तो आप आत्मानंद की, मैंने उस समय आत्मानंद सिर्फ नाम लिया था पहले, इसलिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का नाम लिया था। आत्मानंद चालू होने के बाद कुछ ही आत्मानंद अच्छी हुए हैं, बाकी जगह पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अचानक आपको लग रहा है कि आपने खुद ही अपने हाथों से अपने लिए कंपटीशन बढ़ा लिया? नो, कंपटीशन नहीं बढ़ाया मैंने, मैं तो वैसे भी कंपटीशन पे विश्वास रखता हूं। जहां कंपटीशन होता है वहां निश्चित लेकिन हम अपनी मूल बात पे आते हैं। उच्च शिक्षा की दृष्टि से अभी कोंडागांव में क्या विकल्प मौजूद हैं और किन चीजों की जरूरत आप महसूस करते हैं, और उस दिशा में क्या प्रयास अतीत में हुए, इस पर कुछ रोशनी देंगे? देखिए, अभी यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज है, सिर्फ डिग्री कॉलेज। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए ताकि बच्चों को, या आईआईटी में भी सिर्फ जो है एक छोटा सा आईआईटी है, बहुत ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, जबकि आईआईटी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे रूप में चलाना चाहिए ताकि स्किल डेवलपमेंट यहाँ के लोगों का हो और वो स्वरोजगार में आगे बढ़ सके। क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए हर बच्चा जा पाए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अगर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ के लोगों का हुनर बहुत अच्छा है, सीखने की कला बहुत अच्छी है। और जो बच्चा टैलेंटेड है और जो परिवार सक्षम है वो तो भेज ही देता है बाहर। अगर यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए नियर में इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन में डिग्री कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ नॉमिनल डिग्री लेना है, और उससे ऊपर जाना है तो उसको बाहर जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर शैक्षणिक दृष्टि से कोंडागांव में बहुत विकल्प मौजूद नहीं है, ये बात हमारे बातचीत में निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ हरीश गुलशा जी हमारे साथ में। गुलशा साहब, राइस मिल के संदर्भ में तो बात हो गई, पर बाकी दृष्टियों से भी कोई विकल्प वगैरह यहाँ पे मौजूद है? हमारा जिला मुख्य रूप से खेती किसानी और व्यवसाय पर निर्भर है जी। यहाँ पे इस जिले में अभी तक कोई खनिज के संसाधन ऐसे अभी तक आए नहीं है कि जिससे रोजगार बढ़े। मुख्य रूप से खेती किसानी और व्यापार व्यवसाय के ऊपर ही निर्भर है यहाँ के लोग। हमारे जिले में सबसे बड़ी समस्या अगर व्यापारियों के लिए कुछ आ रही है तो कई लोग नई इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जिले में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है कि जहां व्यापार करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार उनको जमीन दे और वहां पे वो उद्योग लगा सके। एक यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां भी जगह नहीं है, और वो भी आवासीय एरिया में के बीच में है, और वहां भी नहीं है। इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन से भी ये बात की गई है कि भाई आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया अगर यहाँ पे हो जाए तो हमारे जिले में और भी कई उद्योग लग सकते हैं। वर्तमान में सिर्फ यहाँ पे राइस मिल को छोड़ के और कोई उद्योग नहीं है। पर क्या ये जिला के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ उद्योग लगे हैं? बिल्कुल। हम जब पता कर रहे थे कोंडागांव के संदर्भ में
तो कोई एक एथेनॉल के प्लांट के संदर्भ में कोशिश हुई थी, बहुत भारी पड़ी ऐसा सुना। नहीं, उसका कारण कुछ अलग है। यदि आप वहां पे कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसकी जो अपशिष्ट है उसका तो आपको समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी जी। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो रहवासियों को तकलीफ होगी, और जहां तकलीफ होगी तो विरोध निश्चित है। तो मुख्य कारण वही है। हालांकि वो एक बहुत ही मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी चीज का जो है बंद हो जाना जी, जिससे काफी लोगों को रोजगार मिलता और हमारे जिले के किसानों को उससे बहुत लाभ होता। जी। उसका ये एकाएक बंद हो जाना बहुत ही गलत है, और इस ओर जिला प्रशासन को निश्चित ही ध्यान देना चाहिए कि उस प्लांट को कैसे भी चालू करवाया जाए। तो वो प्लांट फिर से चालू होना चाहिए, ये गोलछा जी का मानना है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से यहाँ पे कोई काम हुआ गोलछा साहब? आप लोगों ने कुछ कोशिश की फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह के संदर्भ में, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, सरकार ने? नहीं, उस तरफ तो जो है जनप्रतिनिधि या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। सिर्फ यही प्रयास था जी का एथेनॉल प्लांट, जिसको स्टार्च प्लांट के नाम से पहले लगाया गया था, लेकिन बाद में एथेनॉल प्लांट में कन्वर्ट कर दिया गया जी। बाकी और कोई ऐसा प्रयास नहीं किया हुआ है। वनोपज के संबंध में भी यहाँ पे इतनी मात्रा में वनोपज होते हैं, व्यापारी जो यहाँ के हैं वो चाहते हैं कि हम वनोपज से संबंधित चीजों पे कोई उद्योग लगाएं जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है लैंड की। जमीन न होने से व्यापारी भी अपने जो है हाथ खींच ले रहा है जी। अगर सरकार यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र बनाकर और व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए यदि प्रोत्साहित करे और जमीन दे तो मैं समझता हूँ निश्चित ही हमारे जिले का बहुत अच्छा विकास होगा उद्योग के क्षेत्र में। अरे गुलजार साहब, एक बात बताओ, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए पंचू जी के पास आऊं। कोंडागांव जिला छोटा जरूर है पर नेता तो यहाँ काफी बड़े बड़े हुए। ये हमारे जिले की विशेषता भी रही है कि जिला छोटा होने के बाद इन्होंने जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दिए हैं। तो फिर जाके बड़े काम क्यों नहीं हुए? ये तो आप जब जनप्रतिनिधि बैठेंगे तब आप उनसे पूछ लेना। तो मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए पंचू जी आपके पास आता हूं। ठीक है सर। और पंचू जी, जानना ये चाहता हूं कि जो कोंडागांव के शिल्प कला के संदर्भ में बात है, थोड़ी विशेषताओं पर रोशनी देंगे। क्या ऐसा कोंडागांव में है जो कहीं और नहीं होता? आपकी कला के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं, थोड़ा इस पर रोशनी देंगे। पूरा प्रदेश इस कार्यक्रम को देख रहा है, लोगों को पता तो चले कि कोंडागांव का मतलब क्या है। जी सर, हमारे जो कोंडागांव की जो विशेषता है कला के क्षेत्र में, वो पूरे भारत जानती है कि ये कला की जो परंपरा है, जो कला को हम लोगों ने हमारी मान्यता और परंपराओं को मूर्त रूप के आधार में जो पेश करते हैं, ट्राइबल कल्चरल को जो पेश करते हैं, और उसकी बारीकियां, उसकी थीम, ये अन्य भारत के अन्य प्रदेशों से अलग है। ये काम उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है, और कुछ भाग इधर तेलंगाना में भी होता है। लेकिन हमारी कला की जो विशेषता, उसकी जो खूबसूरती है, उसको जो देख करने का चित्रण है, जो उसमें भाव भंगिमा है, वो आकर्षित करती है। इसका मेन यही बात है सर। तो ये जो डोकरा आर्ट की बात करते हैं, ये क्या है आर्ट? सर, ढोकरा नाम दिया गया है, एक्चुअली में ये बहुत ही पुरानी कला है, जो मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई में जो निकली है डांसिंग कैक्टस, वो हमारी पूर्वजों की बनाई हुई वो सिंबल है। और आज तक उसी परंपरा से बनने के वजह से इस कला को 12 स्टेज में माना जाता है। 12 स्टेज में उसकी पूर्णता होती है। उस अलग अलग स्टेज के और सीढ़ियों के माध्यम से कला पूर्ण होता है। तो उस कला को नाम दिया गया है ढोकरा जी। और ढोकरा एक होता है गढ़वा और एक होता है एक ढलवा जी। तो गढ़वा काम क्या है? गढ़ने का काम होता है। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में जिस तरह से उसका सृजन होता है, उसी तरह इस काम को एक छोटा रूप से करते करते आगे बढ़ते हैं और 11-12 स्टेज में वो
भट्टे में जा करके तब करके वो शिल्प जो है बाहर आती है। तो इस आधार पे इसको ढोकरा का नाम दिया गया है शासन की ओर से। इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं गढ़वा, हम लोग गढ़वा कला भी बोल सकते हैं, कहीं झारा कला भी होता है नाम से, अलग अलग क्षेत्र में होता है। लेकिन जो रियल गवर्नमेंट की उसमें है, इसको ढोकरा कला के नाम से जानते हैं। एक बात और जाननी है, आपने तेलंगाना में भी होता है कुछ, उड़ीसा में भी होता है जी, ये आपने बताया जी। पर जो छत्तीसगढ़ में भी होता है, पर छत्तीसगढ़ में भी केवल कोंडागांव में ही होता है, ऐसी कोई विशिष्टता? अभी रायगढ़ क्षेत्र में भी ओडिशा के लोग आके बसे हैं 1985, 84, 85 में, तो वो लोग भी करना शुरू किए हैं। पर हमारी जो बाप दादा की जो काम है वो बहुत पुरानी है। पता नहीं, मैं दादाजी का काम मुझे कहीं कहीं दिखता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 पीढ़ी हो चुका है, लेकिन उसके पहले भी किए होंगे लोग। तो इस आधार पर मैं इसकी, हमारे पास कोई लिखित में इसका कोई इतिहास तो नहीं है जी, लेकिन ऐसा कहानी के आधार पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में इस कला का वो हुआ था, उद्गम हुआ था, ऐसा कहानी के आधार पे लोग बताते, पर लिखित में नहीं है इसका। तो आपसे एक बात और जाननी है, इतनी पुरानी कला है, इतनी मेहनत के साथ में जो है शिल्प निकल कर बाहर आता है जी, उसकी कीमत कैसी मिल पाती है? लोग उतनी कीमत दे पाते हैं या देना चाहते हैं जितनी मेहनत लग रही है? मेरे आधार पे तो ये उसका कोई मोल ही नहीं, क्योंकि हम एक सामान को बनाएंगे और ऐसे ऐसे हम 5 आइटम बना लिए जी, कास्टिंग के बाद वो गारंटी नहीं होता कि एकरूट आएगा। कब किसी का नाक नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, कभी किसी का सर नहीं होता, तो वो वेस्टेज होता है इस काम में। इस काम को करने वाला दिन भर में ये नहीं बता पाता है कि मेरी रोजी 100 रुपया है या 500 है। कास्टिंग के बाद वो उसका मूल्यांकन करेगा कि कितना पीस सही होता है। तो कभी कभी हमारे बच्चे जब हम कास्टिंग करते हैं तो वो कोई चीज खराब होता है तो देखते हैं, तो हमारा मुंह देखते हैं, ये कैसा काम कर रहा है जो खराब होता है, और उसका जो मूल्य है वो गवर्नमेंट रेट तय करती है घर में बैठ के जी। तो जो वेस्टेज हुआ उसका तो कुछ नहीं मिला, जबकि उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो कला का सही मूल्य हमको आज तक नहीं मिल पाया। तो अब आखिरी सवाल आपसे है, ये कला आने वाली पीढ़ी के लिए भी उत्साह का विषय है। आने वाले बच्चे इस कला में अपना जीवन खपाने के विषय में सोचें, उस दृष्टि से क्या होना चाहिए? इसके अंदर में पंचू जी इस मंच पे कोई बात कहना चाहेंगे? हाँ हाँ मोहन जी, बड़ी संभावना है, रख दो, पता नहीं कब मौका मिल जाए उन्हें। जी सर, आज के पढ़े लिखे बच्चे तो इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा साहब, क्योंकि देखता है इतना मेहनत, मिट्टी और आग से खेलता है, 800-900 डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है, और उसके बाद जो जब कास्टिंग कर उसका खराब हो रहा है तो उसका तो हिम्मत काम नहीं करता है। तो जो पढ़ा लिखा होगा वो इस काम को नहीं करना चाहता है। जो हमारे निरक्षर भाई जो कम पढ़े लिखे होंगे और जिसके पास खेती बाड़ी कुछ नहीं है, तो वो तो इस काम को करेगा ही। लेकिन लोग करें, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सरकार के स्तर पर कोई आपके जहन में कल्पना है कि अगर ये हो तो ये कला आगे बढ़ सकती है, ये कला हमारी पहचान के रूप में नई ख्याति, नई ऊंचाई दिला सकती है? बिल्कुल है सर, कोई भी काम का विकल्प रहता है, आगे हम कैसे बढ़ें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको कैसे काम करे। तो सबसे पहले तो अभी की परिवेश है, विश्व व्यापार के आधार पर इसकी डिमांड होता है, पर क्या है कि हमारे यहाँ पर डिजाइनर होना चाहिए। वो राजस्थान में जाके हमारे बच्चे डिजाइन स्कूल में पढ़ के आते हैं, वो डिजाइन स्कूल यहाँ पे होना चाहिए। आज की मार्केटिंग के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए कि कैसा माल कहाँ किस देश को जरूरत है और वहां भेजना है, और वहां का मार्केटिंग कैसे होना है, क्या किस दाम में जाएगा, इसकी जानकारी हमारे विकास बोर्ड को होना चाहिए। और सरकार चाहे तो डिजाइन के लिए वर्कशॉप करे, समय पर हर साल डिजाइन वर्कशॉप करे, हमारे बच्चे उस डिजाइनर बने
और हमारे समाज में है उसको वो बांटे, तो इस काम में आगे और भी ग्रोथ बन सकता है। लेकिन अभाव यह है कि हमारा रॉ मेटेरियल का भी कोई माने कंट्रोल नहीं है जी, रेट का, दाम का। तो अनाप शनाप बाहर से लाना पड़ता है, व्यापारियों से लेना पड़ता है, वो नहीं होता। इसका कंट्रोल रहता तो वो सीमित भाव में वो माल मिलता और उसको लाभ होता, वो भी नहीं। तो कुल मिला के हमारी जो सामाजिक क्षेत्र के लोगों से बातचीत है उसमें 3 बातें मूलतः निकल कर आ रही हैं। शैक्षणिक दृष्टि से कोंडा गांव में अभी काम करने की बहुत जरूरत है। एक 14 साल पुराना जिला है और पूरा जिला एक कॉलेज के भरोसे है, इसे सराहा नहीं जा सकता। जरूरत है यहाँ के बच्चों के लिए यहीं पर पढ़ने लिखने और अपने जीवन को संवारने के लिए कुछ नए संस्थान स्थापित की जाए, ताकि बच्चे कोंडा गांव में रहकर ही एक उन्नत भविष्य के संदर्भ में आश्वस्त हो सके। जहां तक गोलचा साहब की बात है, गोलचा साहब का कहना है कि केवल खेती किसानी के भरोसे हम लोग कब तक रहेंगे। जमीन उपलब्ध हो, औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई इकाइयों के लिए एक आमंत्रण की स्थिति हो और कुछ नए काम धंधे जब तक इस जिले में नहीं आएंगे, तब तक इस जिले के युवाओं का इस जिले के प्रति आकर्षण कैसे आएगा। एक गंभीर चिंता हमारे बीच में गुलचा जी ने रखी है और कोंडा गांव अपने जिस हुनर पर मुग्ध है उसके भविष्य को लेकर आशंकाएं पंजू जी जता रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाला समय और कठिन होने जा रहा है। रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ रही है, पर कलाकारों को उनकी मेहनत के संदर्भ में वाजिब दाम मिलने की स्थितियां और कठिन होती जा रही हैं। कुल मिलाकर कोंडा गांव के जिला संवाद का पहले चरण में यह तथ्य उभर कर आ रहा है कि इस जिले को समृद्ध करने के लिए वाकई अभी बड़े स्तर पर दृष्टि की और काम की दोनों की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देंगे, पक्ष और विपक्ष मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो कोंडा गांव को बेहतर बनाएंगे।